भारत जब दुनिया के आधुनिक फाइटर जेट्स की रेस में आगे बढ़ रहा है तो उसके सामने कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां किसी और देश की प्रगति से तुलना होती है। लेकिन इस बार मामला तुर्की और साउथ कोरिया के बीच का है। साउथ कोरिया ने वो कर दिखाया है जिसने तुर्की की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, और इस मामले से भारत जैसे देशों को भी सीखना चाहिए। तुर्की और साउथ कोरिया अपने लड़ाकू विमानों के जरिए एक दूसरे से होड़ में लगे हैं, लेकिन इस होड़ में साउथ कोरिया ने अचानक ऐसा झटका दिया कि तुर्की को हिला दिया। तुर्की को उम्मीद थी कि उसका फाइटर जेट दुनिया में धूम मचा देगा, लेकिन साउथ कोरिया ने ऐसा वार किया कि तुर्की को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये कहानी है तुर्की के कान फाइटर जेट और साउथ कोरिया के KF-21 फाइटर जेट की। दोनों ही देश 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को बना रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला केवल तकनीक का नहीं था, ये मुकाबला था पहले ग्राहक को हासिल करने का। तुर्की पिछले कई वर्षों से अपने फाइटर जेट कान को दुनिया के सामने एक शानदार और भविष्य का हथियार बता रहा था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे तुर्की ने गर्व के साथ पेश किया और दावा किया कि वह अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को टक्कर देगा। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही थी। अभी तक कान फाइटर जेट का निर्माण पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। उसके पास ना तो परमानेंट इंजन है और ना ही कोई निश्चित हथियार प्रणाली। इसी अधूरे फाइटर जेट को लेकर तुर्की की उम्मीदों को पंख उस समय मिले जब इंडोनेशिया ने इस जेट को लेकर एक डील साइन करने की बात कही। तुर्की ने ऐलान किया कि वह अगले 10 इयर्स में इंडोनेशिया को 48 कान फाइटर जेट देगा। यह तुर्की के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बताया गया। देश भर में जश्न जैसा माहौल बन गया। मीडिया में सुर्खियां छा गईं और तुर्की के रक्षा मंत्री ने इसे अपनी कूटनीतिक और तकनीकी जीत बताया। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। साउथ कोरिया, जो पहले से ही इंडोनेशिया के साथ KF-21 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसने अचानक यह ऐलान कर दिया कि वह भी इंडोनेशिया को 48 KF-21 फाइटर जेट बेचेगा। यही नहीं, इंडोनेशिया ने इस समझौते की सार्वजनिक पुष्टि भी कर दी और यह बताया गया कि वह अपने हिस्से की बकाया राशि का भुगतान बहुत जल्द करेगा। यहां यह समझना जरूरी है कि KF-21 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इंडोनेशिया शुरू से साझेदार रहा है, लेकिन आर्थिक संकट की वजह से वह कई वर्षों से इसमें अपने हिस्से का फंड नहीं दे पाया था। साउथ कोरिया बार बार उसे याद दिलाता रहा, लेकिन इंडोनेशिया चुप्पी साधे बैठा था। अब सवाल यह उठा कि इंडोनेशिया ने जब KF-21 में ही निवेश करने का दोबारा फैसला कर लिया है, तो फिर वह कान फाइटर जेट को क्यों खरीदेगा? क्योंकि किसी भी देश के पास अनगिनत पैसा नहीं होता। इंडोनेशिया पहले भी कई रक्षा डील्स को बजट की कमी की वजह से अधूरा छोड़ चुका है। तो यहाँ पर यह साफ होता है कि तुर्की ने जो खुशियां मनाई थीं, वो कांच की तरह चकनाचूर हो गईं। जिस डील को वह अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा था, वही डील अब साउथ कोरिया के पक्ष में जाती दिख रही है। साउथ कोरिया ने यह सिर्फ एक कारोबारी चाल नहीं चली, बल्कि एक बेहद रणनीतिक और समय पर किया गया वॉर किया है। उसने कैन प्रोजेक्ट को उसके सबसे बड़े दावेदार से ही छीन लिया और इस तरह एक अधूरा, अनटेस्टेड और गैर अस्त्रयुक्त फाइटर जेट अब बिना ग्राहक के खड़ा रह गया। दूसरी तरफ KF-21 का प्रदर्शन लगातार मजबूत होता जा रहा है। साउथ कोरिया इस जेट के कई उड़ान परीक्षण कर चुका है। इसमें अमेरिका के टेक्नोलॉजी साझेदार हैं और इसकी डिजाइन में लो ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं जो इसे रडार पर पकड़ में आने से बचाते हैं। यानी कि यह फाइटर जेट न सिर्फ दिखने में आधुनिक है, बल्कि तकनीकी रूप से भी बेहद उन्नत है। इसके उलट कान फाइटर जेट अभी विकास के प्राथमिक चरण में है। यह पहला जेट नहीं होगा जो डेवलपमेंट फेज में बड़ा दिखाया गया और बाद में उड़ ही नहीं पाया। दुनिया में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं जो कागज पर बहुत ताकतवर लगे, लेकिन रनवे पर आते ही उनके पंख टूट गए। अब सवाल उठता है कि तुर्की ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? एक कारण यह हो सकता है कि तुर्की को दुनिया को दिखाना था कि वह भी अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो चुका है। लेकिन हकीकत यही है कि फाइटर जेट केवल हवा में उड़ाने से नहीं बनता। उसके पीछे वर्षों की रिसर्च, बजट, इंजन तकनीक, मिसाइल इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जुड़ी होती है। तुर्की को उम्मीद थी कि वह पहली डील दिखाकर बाकी देशों को भी आकर्षित कर लेगा, लेकिन इंडोनेशिया के यूटर्न से तुर्की की रणनीति की पोल खुल गई। दूसरी ओर साउथ कोरिया ने बिना शोर मचाए चुपचाप अपना जाल बुना और सही समय पर चाल चली। इस चाल से तुर्की की डील हवा हो गई और साउथ कोरिया अब इस रेस में आगे निकल गया है। इंडोनेशिया की इस पूरी कहानी से यह भी साफ होता है कि किसी भी देश के लिए फंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी रक्षा समझौता तभी सफल होता है जब उसके पीछे ठोस आर्थिक समर्थन हो। खाली कागज पर साइन कर देने से जंग नहीं जीती जाती। भारत के लिए इस पूरी कहानी में एक बड़ा सबक छुपा है। भारत भी AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है।
ये भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह समय पर तकनीकी परीक्षण, इंजन साझेदारी और ग्राहक बेस तैयार करे। नहीं तो एक अधूरा प्रोजेक्ट किसी और के KF-21 जैसे हथियार के सामने फीका पड़ सकता है। यह कहानी केवल फाइटर जेट्स की नहीं है। यह एक ऐसी कूटनीति की कहानी है जिसमें कोई देश बिना युद्ध के भी अपने विरोधी की योजनाओं को धराशायी कर सकता है। साउथ कोरिया ने यह दिखा दिया कि सिर्फ हथियार बनाना ही काफी नहीं, सही समय पर सही डिप्लोमेटिक चाल चलना भी उतना ही जरूरी है। कान बनकर उड़ पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल साउथ कोरिया की यह जीत तुर्की के लिए एक गंभीर झटका बन गई है। जिस तरह भारत ने कई बार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन्हें चौंका दिया, कुछ वैसा ही साउथ कोरिया ने तुर्की के रक्षा सपनों के साथ किया है, बगैर किसी धमाके के, चुपचाप लेकिन सटीक। जो लोग इसे केवल एक डिफेंस डील मान रहे हैं, वे शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे कि यह सिर्फ 2 देशों का सौदा नहीं है। यह उस दौर की शुरुआत है जहां हर देश अपना फाइटर जेट, अपने हथियार और अपने कूटनीतिक कौशल को दुनिया के सामने एक ब्रांड की तरह पेश करेगा। KN और KF-21 की यह लड़ाई हमें यह सिखाती है कि अब हथियारों की दुनिया में भी कूटनीति, मार्केटिंग और ग्राहक संतुष्टि सबसे बड़ा रोल निभाने वाले हैं। इस बार बाजी साउथ कोरिया के हाथ लगी है, लेकिन यह मुकाबला यहीं खत्म नहीं होता।